दृष्टि आईएएस क्लास नोट्स फॉर यूपीएससी पॉलिटी। इसमें हम लोग जो है 30 लेक्चर कर चुके हैं। ये 31वां है जिसमें हम लोग प्रधानमंत्री को पढ़ेंगे। तो प्रधानमंत्री जो है वो एक संवैधानिक पद है और आर्टिकल 75 के तहत आता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति या इसको हटाना या इस्तीफा और शपथ राष्ट्रपति से संबंधित है। कह रहा है कि इसका कार्यकाल कोई फिक्स नहीं है और न्यूनतम एज जो है, अगर वो लोकसभा से है तो उसका एज होना चाहिए 25 और राज्यसभा से है तो एज होना चाहिए 23। ठीक है, तो न्यूनतम लेके चलिए तो 25। मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। अर्हता की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, न्यूनतम एज 25 वर्ष होनी चाहिए, संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए और अधिकतर भारत में पीएम जो है वो लोकसभा के सांसद बने। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो राज्यसभा से बने हैं, जैसे कि मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी या एचडी देवगौड़ा। ठीक है, प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय का मंत्री हो सकता है। ठीक है, कार्मिक मंत्रालय 1970 प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग इससे आया था। और यहाँ पे कह रहे हैं अंतरिम मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। प्रधानमंत्री पहले सीएम रहे, ऐसे कुछ प्रधानमंत्री के नाम जो पहले सीएम रह चुके हैं, जैसे कि मोदी जी, देवगौड़ा कर्नाटक के सीएम रहे थे। ठीक है, चरण सिंह है, उसके बाद कौन है, नरसिम्हा राव है, मोरारजी देसाई हैं। पीएम कई संस्थानों के पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, नीति आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का, राष्ट्रीय एकता परिषद का, जल संसाधन परिषद का, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण, इन सभी का जो है अध्यक्ष कौन होता है, तो वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के कार्य और उसकी शक्तियाँ क्या है, तो प्रधानमंत्री संघ सरकार का वास्तविक प्रमुख, मुख्य प्रवक्ता और देश का मुख्य कार्यकारी होता है। ठीक है, वास्तविक प्रमुख होता है, मुख्य प्रवक्ता होता है, देश का मुख्य कार्यकारी होता है। प्रधानमंत्री के निम्न कार्य और शक्तियाँ हैं, वह राष्ट्र की नीतियों को तय करता है, वह विदेशी संबंधों को तय करता है, मंत्रिमंडल के बैठकों की अध्यक्षता करता है और मंत्रिमंडल के निर्णय ही सरकार के निर्णय माने जाते हैं। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर मुख्य संकट प्रबंधक भी वही होता है। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट जो है, इसके तहत क्या किया गया था, ये निर्देश जारी कर सकता है। व्यवहारिकता में जो है प्रधानमंत्री ही मंत्रालयों का आवंटन करता है, कौन किस स्तर का मंत्री बनेगा, यह प्रधानमंत्री की पूर्ण विवेकी शक्ति होती है। ठीक है, प्रधानमंत्री की विवेकी शक्ति है। सर्वोच्च पदों पर आसीन अधिकारी की नियुक्ति पीएम की सलाह पर की जाती है, जैसे कैग की, महान्यायवादी की, राज्यपाल की इत्यादि। यह कई संस्थाओं का पदेन अध्यक्ष भी होता है और अपने पास कई मंत्रालय रख सकता है। अतः प्रधानमंत्री देश का मुख्य कार्यकारी के रूप में देश के भविष्य और विदेशी संबंधों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, कह रहे प्रधानमंत्री के समकक्षों में अगर देखें तो ये प्रथम होता है, क्योंकि पीएम के नेतृत्व में ही सरकारें कार्य करती है और निम्न रूप से इसे समझा जा सकता है। मंत्रियों की नियुक्ति को और हटाना पीएम की पूर्ण विवेकी शक्ति है। ठीक है, मंत्री और नियुक्ति हटाने के लिए कौन है, पूर्ण विवेकी शक्ति प्रधानमंत्री की है, इसलिए अपने समकक्षों में ज़्यादा शक्ति रखता है। प्रधानमंत्री का पद रिक्त होने से सरकार गिर जाती है, लेकिन कोई मंत्री का पद अगर रिक्त हो तो सरकार नहीं गिरती है। दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या है, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करता है। मंत्रियों के बीच कार्यों का आवंटन भी प्रधानमंत्री ही द्वारा होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच समन्वय का काम भी प्रधानमंत्री करता। अतः अगर सैद्धांतिक रूप से देखें तो प्रधानमंत्री की स्थिति तो वही है जो मंत्रियों की है, लेकिन व्यवहारिकता में प्रधानमंत्री की स्थिति सर्वप्रथम की है, इसलिए वो अपने समकक्षों में क्या है, प्रथम है। अब इसी पे रिलेटेड एक प्रश्न यहाँ दिया है कि सैद्धांतिक रूप से प्रधानमंत्री की स्थिति मंत्री जैसी है, लेकिन व्यवहारिकता में वह समकक्षों से प्रथम है। चर्चा कीजिए, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। आगे है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व। कह रहे भारत में संसदीय व्यवस्था है, इसमें सरकार मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व के रूप में कार्य करती है, यानी कि सरकार जो है वो उत्तरदायित्व के रूप में काम करती है, अर्थात निर्णय केवल प्रधानमंत्री का नहीं होता बल्कि सभी मंत्रियों का होना चाहिए। लेकिन वर्तमान के संदर्भ में प्रधानमंत्री की शक्ति वृद्धि के कारण मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व कमजोर हो गया है। प्रधानमंत्री की शक्ति निम्न कारणों से बढ़ी है। पहला है पीएम की बढ़ती लोकप्रियता और जनाधार। प्रधानमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति का चरित्र जितना ऊंचा होगा उस व्यक्ति का जनाधार उतना ही ऊंचा होगा। पीएमओ की बढ़ती शक्ति मंत्रिमंडल जो है सचिवालय को कमजोर किया है। पीएमओ जो है प्रधानमंत्री ऑफिस, इसकी शक्ति बढ़ी है तो मंत्रिमंडल जो सचिवालय है वो कमजोर हुआ है। दल बदल कानून के कारण संसदों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता कमजोर हुई है। और तीसरा कारण एक दल बदल भी है, जिससे संसदों की स्वायत्तता क्या हुई है, कमजोर हुई है। दलगत केंद्रीकरण और उच्च कमांडर संस्कृति के मंत्रियों की स्वतंत्रता को सीमित किया। दलगत जो केंद्रीकरण है या उच्च कमांड है उसने संस्कृति के मंत्रियों और स्वतंत्रता को सीमित किया है। पीएम की शक्ति में वृद्धि के कारण मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व प्रभावित हो रहा है, क्योंकि मंत्रिमंडल कभी कभी रबर स्टैंप के प्रतीत होते हैं, रबर स्टैंप जैसे, जहां निर्णय पूर्व निर्धारित होते हैं।
वास्तविक विमर्श सीमित हो जाता है, व्यवहारिकता में स्वामित्व उत्तरदायित्व की अवधारणा कमजोर है, ठीक है, कमजोर हो जाती है और इस कारण संसदीय व्यवस्था कमजोर होने लगती है और अध्यक्षात्मक व्यवस्था का प्रभाव दिखाई देने लगता है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है, क्या है कि वर्तमान में जो प्रशासनिक जटिलताएं हैं, वैश्विक चुनौतियां, राष्ट्रीय सुरक्षा और त्वरित निर्णय की आवश्यकता इस बात की ओर संकेत करती है कि प्रधानमंत्री शक्तिशाली होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री की शक्तियां असीमित नहीं होनी चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री का पद की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव, संसदीय प्रश्नकाल, न्यायिक समीक्षा, संसदीय समितियां। अतः समस्या इस बात की नहीं है कि प्रधानमंत्री के पद की शक्ति की वृद्धि हो रही है, समस्या यह है कि आंतरिक लोकतंत्र और मंत्रिमंडल विमर्श की गुणवत्ता कमजोर हो रही है, जिससे संसदीय व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, आवश्यक यह है कि मंत्रिमंडल के भीतर खुली बहस हो, संसदीय चर्चा हो, संस्थागत संतुलन को अपनाया जाए, ये चीज़ है। अब यहाँ पे है एक प्रश्न कि वर्तमान में बढ़ते पीएम की शक्ति ने मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व को कमजोर किया है, इस कथन की विवेचना कीजिए। ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब है प्रधानमंत्री कार्यपालिका वर्सेस विधायिका, यानी कि मंत्रिमंडल व्यवस्था वर्सेस संसदीय व्यवस्था। कह रहे संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन व्यवहारिकता में वर्तमान में संसदीय संप्रभुता कमजोर और मंत्रिमंडल प्रणाली को मजबूती मिल रही है। एक तरफ संसदीय संप्रभुता कमजोर हो रही है और मंत्रिमंडल प्रणाली मजबूत हो रही है, या मंत्रिमंडल प्रणाली मजबूत हो रही है ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो कि निम्न रूप में। कैसे, देखते हैं। संसदीय संप्रभुता कमजोर कैसे हो रही है और व्यवहारिकता में मंत्रिमंडल की प्रधानता बढ़ रही है। पहला, अध्यादेश शक्ति। अध्यादेश का बार बार पुनः प्रख्यापन एक कारण है। दूसरा, दलीय अनुशासन का बढ़ना, जैसे दल बदल कानून का उपयोग। तीसरा, पीएम केंद्रित शासन में पीएमओ कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें पीएमओ के द्वारा ही नियम तय किए जा रहे हैं या तय हो रहे जो भी नियम है, जैसे कि विधायिका के इस बात को तय करना कि कौन से विषय पर चर्चा होगी या नहीं होगी। ठीक है। चौथा है संसदीय समितियों के पास बिलों को अनुवीक्षण के लिए ना भेजना। ठीक है, और संसदीय संप्रभुता को कमजोर करना और मंत्रिमंडल व्यवस्था के को क्या करना, अति विस्तारित कर देना, यह भी एक कारण है। लेकिन संसद भारत में सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है, जो इस बात पे बल देता है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, संसद सर्वोच्च नहीं है। भारत में क्या है, संविधान की सर्वोच्चता है। मूल ढांचे का सिद्धांत भी संसद की शक्ति को सीमित करता है। उसके बाद व्यवहारिकता में मंत्रिमंडल व्यवस्था की प्रधानता ने संसद को और अधिक सीमित कर दिया है। लेकिन यह कहना पूर्णतः सत्य नहीं होगा कि संसदीय संप्रभुता समाप्त हो गई है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव, न्यायिक समीक्षा, संसदीय समितियां संसदीय संप्रभुता को संतुलित करते हैं। इसलिए समस्या संसदीय पतन की नहीं है, बल्कि कार्यपालिका के अतिविस्तार की है। जरूरत इस बात की है कि संसदीय व्यवस्था में संस्थागत संतुलन बना रहना चाहिए, इसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहे। ठीक है। अब प्रश्न है मेंस का कि वर्तमान में कार्यपालिका के अतिविस्तार से व्यवहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता को हाशिए पर ला दिया है। ठीक है, यानी कि कमजोर कर दिया है, और इस कथन की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है सैद्धांतिक रूप से कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व है, लेकिन व्यवहारिकता में विधायिका कमजोर और कार्यपालिका का अति विस्तार हो रहा है, विवेचना या विश्लेषण कीजिए। और एक और प्रश्न है कि मंत्रिमंडल व्यवस्था बनाम संसदीय सर्वोच्चता चर्चा का विषय बना हुआ है, इसको भी स्पष्ट कीजिए। अगला जो है टॉपिक वो है गठबंधन सरकार और पीएम। कह रहे गठबंधन सरकार जो है दो तरह से बनती है, चुनावों के पूर्व का गठबंधन और चुनावों के बाद का गठबंधन। ज़्यादा बेहतर अगर बात करें तो पूर्व का गठबंधन होता है, जैसे एनडीए, यूपीए और INDIA यानी इंडिया। चुनावों के बाद का गठबंधन उतना बेहतर नहीं है। ठीक है, कह रहे गठबंधन सरकार में पीएम की स्थिति कमज़ोर हो जाती है। पीएम की स्थिति क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। जब लोकतंत्र में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, इसमें दो या दो से अधिक दल आपस में मिलकर सरकार को बनाते हैं। गठबंधन सरकार या अल्पमत सरकार में राष्ट्रपति की भूमिका अपेक्षाकृत औपचारिक से सक्रिय हो जाती है, और यहाँ पे पीएम जब भी कमज़ोर हुआ तो राष्ट्रपति की भूमिका क्या हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी। जैसे पीएम के मामले में, लोकसभा के विघटन के मामले में, पीएम के मामले में और लोकसभा के विघटन के मामले में इसके एग्जाम्पल हो गए। ये कह रहा है कि गठबंधन सरकार में पीएम की निम्न जिम्मेदारी होती है। पहला, सहयोगी दलों के मध्य समन्वय सहमति बनाना। सामान्य सहमति जो है सहयोगी दलों के बीच बननी चाहिए। दलों के मध्य हितों का प्रबंधन करना, सरकारों को स्थायित्व को बनाए रखना और समन्वयकर्ता की भूमिका निभाना। यह बात सही है कि गठबंधन सरकार में कमज़ोर हो जाती है, सरकार जो है गठबंधन में कमज़ोर हो जाती है, लेकिन लोकहित के स्थान पर राजनीतिक हित को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार का अस्थिरता बढ़ जाती है सरकार में, लेकिन प्रधानमंत्री पूर्ण रूप से कमज़ोर नहीं होता है। जैसे 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को लाया गया, उस समय नरसिम्हा राव के
और कब लाया गया था? 1991 में। नरसिम्हा राव के गठबंधन की सरकार ही थी। और 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना शुरू किया गया। किसने शुरू किया था स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना? अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में। और इस टाइम पे दूरसंचार क्षेत्र में सुधार किया गया। मनमोहन सिंह की सरकार और सूचना के अधिकार कानून को लाया गया। मनमोहन सिंह की जिस टाइम सरकार थी गठबंधन वाली, उस टाइम भी सूचना के अधिकार कानून को लाया गया। तो इस बात को दिखाता है कि गठबंधन सरकार में केवल अस्थिरता के रूप में ही नहीं देखा जा सकता है हमेशा। ठीक है, अब एक गठबंधन सरकार सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष। सकारात्मक पक्ष में देखें तो सरकार की निरंकुशता को नियंत्रित होती है और क्षेत्रीय पार्टियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिलता है। लेकिन इसके नकारात्मक पक्ष को देखें तो सरकार अस्थिर हो जाता है, पीएम की स्थिति कमजोर हो जाती है, लोकहित की अपेक्षा राजनीतिक हितों को बल मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे है राष्ट्रपति और पीएम। राष्ट्रपति और पीएम को अगर देखें तो बहुमत की जो सरकार होती है उसमें राष्ट्रपति औपचारिक होता है और पीएम वास्तविक होता है। अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो पीएम की स्थिति जो है वास्तविक तो है लेकिन थोड़ी कमज़ोर होती है, और जहां कमज़ोर होगी तो राष्ट्रपति सक्रिय हो जाता है। स्पष्ट बहुमत की सरकार 2014, 19 और 24 में बनी थी। इसमें राष्ट्रपति औपचारिक होता है और पीएम अधिक केंद्रीकृत होता है, और पीएमओ का शक्तिशाली होना भी इसका एक कारण है। अगर हम निष्कर्ष की बात करें, किसी निष्कर्ष पे पहुंचे तो देख सकते हैं कि राष्ट्रपति और पीएम का संबंध सहयोगी और परामर्शी होता है, यानी कि इन दोनों का जो संबंध है एक दूसरे के सहयोग के लिए और परामर्शी होता है, जिसमें राष्ट्रपति अभिभावक और संविधान संरक्षक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब जो है हमारा टॉपिक वो है पीएम वर्सेस मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व। कह रहा है कि प्रधानमंत्री की शक्ति के वृद्धि के कारण क्या है, प्रधानमंत्री की शक्ति क्यों बढ़ रही है? तो कह रहा है पहला पीएमओ संस्कृति, नीति निर्णय मंत्रिमंडल सचिवालय से पीएमओ सचिवालय में शिफ्ट हो रहा है, ये भी एक कारण है। दूसरा है कि प्रधानमंत्री को लोकप्रियता जनाधार बढ़ेगा। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से क्या हो रहा है, जनाधार बढ़ रहा है, तो उसकी शक्ति मजबूत हो रही है। दलगत केंद्रीकरण, उच्च कमांड संस्कृति, ये भी एक कारण है इसका कि खुल के स्वतंत्रता नहीं मिल पा रही है सांसदों को। दल बदल कानून की सीमाएं क्या है, सीमा क्या है, तो मंत्रिमंडल की भूमिका प्रभाव, मंत्रिमंडल की भूमिका प्रतीकात्मक होने लगी है। इस कारण से क्या हुआ है, मंत्रिमंडल की भूमिका प्रतीकात्मक हो गई है, निर्णय पूर्व निर्धारित होने लगे हैं, मंत्रिमंडल विमर्श कमजोर हो गया है। इस कारण सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा कमजोर हो रही है। लेकिन वैश्विक समस्याएं, प्रशासनिक जटिलताएं, त्वरित निर्णय की आवश्यकता और राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे पर इस बात को बल देते हैं कि प्रधानमंत्री निर्णायक शक्तिशाली होना चाहिए। लेकिन इसकी ये निर्णायक शक्तियों की सीमाएं भी हैं, जैसे अविश्वास प्रस्ताव, न्यायिक समीक्षा, संसदीय प्रश्नकाल। समस्या पीएम की शक्ति वृद्धि की नहीं, समस्या आंतरिक लोकतंत्र, गुणवत्तापूर्ण मंत्रिमंडल विमर्श का ना होना है। एक मेंस का प्रश्न है कि भारतीय प्रधानमंत्री की शक्ति वृद्धि ने मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व को कमजोर किया है, इस कथन की विवेचना कीजिए। आगे है मंत्रिमंडल वर्सेस संसदीय सर्वोच्चता। कह रहे कि मंत्रिमंडल शक्ति का विस्तार, प्रधानमंत्री केंद्रित के कारण मंत्रिमंडल शक्ति का विस्तार के कारण क्या है, तो देखिए अध्यादेश, दलीय अनुशासन, पीएम की संस्कृति, विधेयकों को संसदीय समिति के पास ना भेजना, ये सब कारण है जिसकी वजह से मंत्रिमंडल शक्ति का विस्तार हो रहा है। संसदीय सर्वोच्चता कमी हो रही है। प्रभाव क्या पड़ रहा है, तो संसदीय सर्वोच्चता इससे कमजोर हो रही है। सैद्धांतिक रूप से कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन संसदीय सर्वोच्चता मूल ढांचे के अधीन है। अब यहाँ पे कह रहा है कि मंत्रिमंडल शक्ति विस्तार से संसदीय सर्वोच्चता और कमजोर हो रही है, लेकिन मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व की सीमाएं भी हैं, जैसे कि संसदीय प्रश्नकाल, न्यायिक समीक्षा और विश्वास प्रस्ताव। समस्या संसदीय दमन की नहीं, समस्या मंत्रिमंडल शक्ति के विस्तार का है यहाँ पे। अब एक प्रश्न है मेंस का कि कैबिनेट प्रणाली के विकास के परिणाम स्वरूप व्यावहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर चली गई है। कह रहे हैं कि जब से कैबिनेट प्रणाली का विकास हुआ है, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, तो संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर चली गई है। स्पष्ट कीजिए, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। आगे का टॉपिक है कि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, कह रहे हैं मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में कार्य करती है। अगर इस इकाई के रूप में कार्य करती है, अब इसका सामूहिक उत्तरदायित्व, इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, इसके परीक्षण कर सकते हैं, इसके संदर्भ में लिख सकते हैं। शासन की स्थिरता, संसदीय नियंत्रण के रूप में पीएम की प्रभावकारी नेतृत्व, आंतरिक लोकतंत्र, ठीक है, तो ये सब इसमें लिख सकते हैं इस प्रश्न के उत्तर में। टॉपिक है वो मुख्यमंत्री है, जिसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। थैंक यू।